नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का आज 8 मई 2023 के सेशन में। उम्मीद करता हूं आप इस सेशन को डेली फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। ओके, आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेहतरीन विशेष के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबकी विशेष सुबह सुबह देखकर, सुबह सुबह जानकर आपके विचार। ओके, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ओके चलो, बहुत बढ़िया, शुक्रिया माना। ओके, थैंक यू धीरज, ज्योति, नंदिता, तपन। तपन कह रहा पार्टी दो। ओके, प्रगति, थैंक यू, अभिषेक, अंजलि, पिंटू, मोनी, प्रवेश, थैंक यू, विघ्नेश, थैंक यू, थैंक यू। ओके, अमित, थैंक यू सो मच। संध्या, थैंक यू। गीता, शिवानी, थैंक यू सो मच। सायन, ओके, अब सारे नाम नहीं ले पाऊंगा, है ना। थैंक यू सो मच यार, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ सही आ रही होगी, है ना, और अच्छे से आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी क्लास में। एक बार मुझे बता दो, है ना। आगे कंटिन्यू करते हैं आज क्लास को, बाकी तो फिर आप लोग तो साथ हैं ही, है ना। एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, एक क्लास अभी अभी आपकी चल रही है, एक क्लास इसके बाद JIB की होगी मेरी, और फिर रात को मिलेंगे 10 बजे, है ना। और बीच में भी एक आधा सेशन शायद मैं लूंगा, है ना, तो उसमें मुलाकात होगी आपसे। चलो चलें, स्टार्ट करें, मूव ऑन करें आगे। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक का नाम है एटॉमिक इंसान। आज सारे नाम पढ़ने को मिल रहे हैं। नाम ही गजब रखते हो यार तुम अपने अपने, हाँ। केक काटो, काटेंगे, केक भी काट लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को एंड आगे बढ़ते हैं। मेन जो मकसद है हमारा, है ना, जो हम रूटीन में काम करते हैं, जिस चीज के कारण आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, उसको बढ़ाते हैं। अनअकैडमी पे फिलहाल 20% डिस्काउंट, काफी टाइम से काफी स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर 20% डिस्काउंट वापस से चाहिए, तो आ चुका है। फिलहाल आज से शुरुआत हो चुकी है इसकी। तो अगर आप अनअकैडमी में बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन या फिर JIB DBF का सब्सक्रिप्शन मेरा खरीदना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कोड लगा लेना नीति, जिससे आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। और अगर आप एक्सक्लूसिव मेरा बैंकिंग अवेयरनेस का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं, तो वो भी आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप परचेज कर सकते हो। किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर सकते हो, सभी पे 20%। और ना ही केवल बैंक एग्जाम या फिर JIB DBF या कोई भी और SSC का भी आपको लेना, तो सभी पे आपके डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको सभी तरह के सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिल जाएगा। आज है 8 मई 2023। ओके, और ये कुछ मेरे बारे में लिखा हुआ है। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। @K काटपाल सर्च कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको मेरी सारी क्लासेस की PDFs एंड अपडेट्स मिल जाएंगी। आज की पहली न्यूज आई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड दी BISIH ने ज्वाइंटली लॉन्च किया है G20 टेक स्प्रिंट 2023। तो यहां पर BISIH क्या है? BIS इनोवेशन हब है, ये आपका पूरा नाम है, BIS इनोवेशन हब। इसने यहां पर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक टाई अप किया है और इन्होंने लॉन्च किया है कि आपका G20 टेक स्प्रिंट 2023। G20 टेक स्प्रिंट 2023 यहां पर लॉन्च किया गया है एंड दिस हैज बीन डन। BIS यहां पर क्या है? ये कोई BIS नॉर्मल नहीं है, ये है आपका बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। BIS का यहां पर पूरा मतलब है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है वो यहां पर आपका एक ऐसा बैंक है जो कि सिचुएटेड है आपका स्विट्जरलैंड में। जी हां, स्विट्जरलैंड में एक जगह है बेजल नाम की, बेजल ये शहर है, ठीक है, जगह है बेसल, बेसल कह लीजिए, बेजल कहते हैं वैसे। तो ये बेजल सिटी जो है, यहां पर बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का यहां पर सेक्रेटरीट है, यानी कि ऑफिस है, हेडक्वार्टर कह लीजिए, वो है। इस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में बहुत सारे बैंक्स जो हैं, बहुत सारे देशों के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो उसके मेंबर हैं, ठीक है। और वही बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने यहां पर हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया है। उसी के एक डिपार्टमेंट ने कह लीजिए, उसी का एक इनोवेशन हब है, उसने RBI के साथ टाई अप किया है और मिलकर लॉन्च किया है इन्होंने G20 टेक स्प्रिंट 2023।
G20 टेक स्प्रिंट 2023 जो लॉन्च किया गया है, इसका बेसिक मकसद क्या है? ये चौथा एडिशन है, दिस इज द फोर्थ टाइम दिस इज हैपनिंग, ओके। और ये है आपका ग्लोबल लेवल पर टेक्नोलॉजीज को यहां पर लेकर आना। ग्लोबल लेवल पर जो टेक्नोलॉजी किससे संबंधित? ट्रांसफॉर्मिंग द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट क्या होता है? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होता है एक देश से दूसरे देश में पैसे को भेजना। क्रॉस बॉर्डर यानी कि बॉर्डर पार कराना, है ना। तो एक देश से दूसरे देश के बीच में बॉर्डर होता है, तो वो एक देश से दूसरे देश के बीच में यहां पर पैसा भेजना, दैट इज ए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। और ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए ही कोई नई टेक्नोलॉजी को इजाद करने के लिए, किसी नई टेक्नोलॉजी को यहां पर सामने लाने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि फोर्थ एडिशन है। और वो फोर्थ एडिशन इस बार ऑर्गेनाइज किया है यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ मिलकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्यों किया है? क्योंकि इस साल यहां पर इंडिया जो है G20 मीटिंग यहां पर होने वाली है। इंडिया उसको हेड कर रहा है G20 मीटिंग को सितंबर में। और उस G20 मीटिंग से पहले अभी हमने हाल फिलहाल में देखा था बहुत सारे मीटिंग्स यहां पर अलग अलग तरीके के इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। उन्हीं इवेंट में से एक इवेंट G20 टेक स्प्रिंट नाम का यहां पर आयोजित किया गया। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में पीछे रहे कौन? RBI एंड द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का इनोवेशन हब। मिलकर क्या करेंगे? मिलकर यहां पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण करने की बात की जा रही है, या उसको सर्च करने की बात की जा रही है, जो कि यहां पर एक पैसा जो है एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं वो बेहतरीन और अच्छे तरीके से और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भेजा जा सके। ये जो इवेंट है इसमें बेसिकली क्या ढूंढा जाएगा? इसमें आप में से जो भी व्यक्ति इसमें एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए, वो पार्टिसिपेट कर सकता है और अपनी जो टेक्नोलॉजी बनाई है उसने उसको यहां पर रख सकता है, ताकि वो टेक्नोलॉजी जो है RBI और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का पहुंचे, वो डिसीजन ले सके। एक प्रकार से कंपटीशन है आपस में। हैकेथॉन यहां पर शब्द लिखा होगा, दैट इज दी हैकेथॉन का मतलब होता है कंपटीशन है आपस में। लोग आकर अपने 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 प्रेजेंटेशन देंगे, बताएंगे अपने बारे में जो उन्होंने इन्वेंट किया है, और उनमें से किसी टेक्नोलॉजी को चुना जाएगा इस पर्पज से। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। मेरा पर्पस जो मैंने आपको बताया वो चीज क्लियर हो गई होगी। राइट, सो ये पहली न्यूज थी आपकी। एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन क्या बनेगा? एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा RBI ने यहां पर किसके साथ टाइप किया? BIS इनोवेशन हब के साथ। टाइप तो नहीं कहूंगा, मिलकर लॉन्च किया है। BIS हब के साथ यहां पर मिलकर किया है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट कहां पर है? बेजल में है। ठीक है, ये अलग से स्टैटिक दे नहीं रखा, बता रहा हूं आपको। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बेजल सिटी में है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और G20 टेक स्प्रिंट 2023 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये लॉन्च किया गया था RBI एंड द BIS के साथ, या फिर RBI BIS ने मिलकर क्या चीज लॉन्च की है? G20 टेक समिट किया है, टेक स्प्रिंट लॉन्च किया है। और इसका पर्पज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। पर्पज इसका यहां पर है आपका क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। और ये क्वेश्चन भी कौन सा एडिशन है और ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये यहां पर आपके कुछ क्वेश्चन बनेंगे। 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इस न्यूज में से आपके बनकर सामने आ रहे हैं। ठीक है, RBI का स्टैटिक ये लिखा हुआ। अगली खबर है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक से। इसने पार्टनरशिप किया मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ टू ऑफर द लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, वन ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर अभी अभी आपने मेरी क्लास की होगी, अभी जो मैंने बैंकिंग अवेयरनेस क्लास अभी जस्ट खत्म ही गई है, एक अभी हुई थी 5 मिनट पहले खत्म, एंड हुई थी, तो उसमें आज का हमारा टॉपिक ही यही था। आज के टॉपिक, अगर आप में से कोई स्टूडेंट उसमें होगा, आज हमने लोकल एरिया बैंक के बारे में बात की थी। ठीक है, और खैर स्मॉल फाइनेंस पेमेंट बैंक की बात की थी, है ना। स्मॉल फाइनेंस बैंक की आज बात नहीं कर पाए, तो कल की क्लास में होगी वो चीज टॉपिक कवर यहाँ पर। तो मैंने उसमें आपको क्या बताया था? उसमें मैंने ये कहा था कि लोकल एरिया बैंक इंडिया में टोटल यहाँ पर 10 थे। 10 में से आज की डेट में 3 रह चुके हैं, वैसे 4 रह गए थे लेकिन 3 रह चुके हैं। 3 में से हाल फिलहाल में कैपिटल लोकल एरिया बैंक जो था, उसने अपने आप को 2015 में कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक कन्वर्ट किया, उसको लाइसेंस मिला, और मैं उसी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की अभी बात कर रहा हूं, है ना। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो मेरी प्रीवियस अभी करंट बैंकिंग अवेयरनेस की जो प्लस पे हुई थी उससे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का जिक्र आज की क्लास में हुआ था। तो वही कैपिटल लोकल एरिया बैंक जो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है, इसने हाल ही में यहाँ पर आपका पार्टनरशिप किया है किसके साथ? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ अभी अभी उसने टाई अप किया है, जिसके तहत मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, जो कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करती है, ये यहाँ पर क्या करेगी? ये यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर्स को सेल करेगी। यानी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास जो कस्टमर आएंगे उनको इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है, तो वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो रिकमेंड करेंगे अपने कस्टमर्स
कस्टमर्स को कि आप उससे परचेज कर लीजिए। अब इससे बैंक को क्या फायदा, बैंक के जो कस्टमर यहां पर बैंक के थ्रू इंश्योरेंस लेंगे तो बैंक को हर एक पॉलिसी पे फिक्स्ड एक कमीशन बेस्ड इनकम आती है, तो कमीशन बेस्ड इनकम अर्न की जाएगी यहां पर बैंक के द्वारा, उसको कमीशन मिलेगा और ये बैंक की यहां पर एक प्रकार से एक फिक्स्ड इनकम होती है, जो कि एक अच्छी चीज है। बैंक का कमीशन मिल रहा है बैंक को तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर अच्छी बात है, इनकम हो रही है, अर्निंग हो रही है। तो इसी पर्पज से यहां पर ये टाई अप आपका किया गया है। तो ये क्वेश्चन इसका हेडलाइन में से आएगा, किसने किसके साथ टाइप किया, राइट। ओके, रिसेंट में बात करूं स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनका अभी हाल ही में कोई कोई खबरें रही हैं, चर्चा में रही हैं। उसमें सबसे पहले द्वारा स्मार्ट गोल्ड और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप किया था गोल्ड लोन को ऑफर करने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एडी कैटेगरी 1 लाइसेंस दिया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को, ताकि फॉरेन एक्सचेंज में वो डील कर सके। ये भी न्यूज मैंने अच्छे समझाई थी आपको, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में बीबीपीएस के साथ, भारत बिल पेमेंट सिस्टम के साथ यहां पर टाइप किया, जिसके तहत भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जो है वीडियो बैंकिंग के थ्रू ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो ये हाल ही में स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़ी हुई कुछ खबरें हाल फिलहाल में आती हुई, जो मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में पढ़ाई है, ये आपके रिवीजन पॉइंट से है, जो आपको याद करनी है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, कनेक्टिंग न्यूज है, इसी से जुड़ी हुई है आपकी। फिलहाल ये न्यूज में कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है और ये न्यूज में द्वारा स्मार्ट गोल्ड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टाई अप हुआ था। और इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज का जो काम करने का लाइसेंस है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया गया। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी हाल ही में भारत बिल पेमेंट सर्विस जो है वो वीडियो बैंकिंग के थ्रू उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी ली है। ठीक है, ओके। अब ये जो टाई अप हुआ है, इसको हम बैंकिंग भाषा में क्या कहते हैं, इसको बैंकिंग भाषा में हम कहते हैं बैंक का एश्योरेंस। अगर कोई भी बैंक इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करता है और इंश्योरेंस प्रोडक्ट को अपने बैंकिंग के कस्टमर्स को बेचता है, सेल करता है, उसको हम बैंक का एश्योरेंस कहते हैं। तो ये बैंक का एश्योरेंस ही हुआ है। अगली न्यूज में चलते हैं। अगली न्यूज है यहां पर इंडिया और रशिया ने यहां पर एग्री किया है टू एक्सप्लोर द रुपे एंड मिर कार्ड्स फॉर इजी पेमेंट। तो यहां पर आपका हाल ही में एक इंटरनल गवर्नमेंट कमीशन मीटिंग हुई थी ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चर कोऑपरेशन के ऊपर, जिसमें इंडिया और रशिया ने डिस्कस किया और एग्री किया टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द रुपे इंडिया एंड द मिर कार्ड्स in each other country for hassle free payment. Okay, so रुपए एंड द मिर कार्ड्स जो है एक दूसरे कंट्री में यहां पर हैजल फ्री पेमेंट्स के लिए यहां पर किया गया है। इंडिया और रशिया ने दोनों ने एग्री किया है टू एक्सप्लोर दी रुपे एंड मिर कार्ड्स फॉर दी इजी पेमेंट्स। तो रुपे कार्ड जो है वो इंडिया का है और मिर कार्ड जो है वो यहां पर रशिया का है। इंडिया का रुपे कार्ड, इंडिया में ही यहां पर आपका रुपे कार्ड अवेलेबल रहते हैं, मतलब रुपे कार्ड जिस तरह से आपकी कंपनी होती है वीजा, मास्टर कार्ड, आपने नाम सुने होंगे, ये कार्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कार्ड बनाती हैं, कार्ड के लिए यहां पर टाई अप किया जाता है बैंक्स के साथ और ये वीजा, मास्टर कार्ड के कार्ड जो है आपके कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है बैंक्स के द्वारा और ये सारा का सारा वो कार्ड्स की जो फंक्शनिंग होती है उसको मैनेज करता है। उसी तरह से इंडिया की ही एक कंपनी है, इंडिया में ही बनाई गई है और इंडिया के ही कार्ड्स रहेंगे रुपे कार्ड। रुपे कार्ड इंडिया के हैं और ये रुपे कार्ड जो है इंडिया का, इसी तरह से यहां पर रशिया का भी एक कंपनी है मिर कार्ड्स। जिस तरह से इंडिया के रुपए है उसी तरह रशिया की है मिर कार्ड्स। इन दोनों ने यहां पर आपका अब एग्री हुए हैं इंडिया और रशिया अपने इन दोनों कार्ड्स के लिए कि यहां पर एक दूसरे देश में यहां पर एक्सेप्ट किया जा सकता है इन कार्ड्स को। बोथ नेशन ऑल्सो एग्री टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन विद द यूपीआई ऑफ द एनपीसीआई एंड द फास्टर पेमेंट सिस्टम ऑफ द बैंक ऑफ रशिया। तो यहां पर दो चीजों की बात की गई है। पहली बात की गई है कि इन कार्ड्स को यहां पर एक्सेप्टेबल बनाना दोनों देशों में। एक्सेप्टेबल बनाने से क्या मतलब है मेरा दोनों देशों में, एक मैं एग्जांपल देता हूं। हाल ही में यहां पर मैं गया था, यूएई गया था, तो वहां पर रुपए कार्ड था एक मेरे पास और भी कार्ड थे, वीजा, मास्टर कार्ड, तो वहां पर रुपए कार्ड था। तो वहां पर रुपए कार्ड जब मैंने पूछा तो वो कहते हैं यहां अलाउ नहीं है, यहां चलेगा नहीं, यहां पर आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इवन वो इंटरनेशनल कार्ड था लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस देश के साथ रुपए कार्ड का यहां पर टाई अप नहीं था। उस देश के बैंकिंग सिस्टम के साथ हमारे देश का जो रुपए कार्ड का टाई अप नहीं था, इसलिए आपका कार्ड वहां पर नहीं चलेगा। अब वही बात यहां पर की गई है कि जो रशिया में यहां पर रुपए कार्ड है वो नहीं चलता, वहां पर आप जाएंगे वहां पर रुपए कार्ड इस्तेमाल करेंगे, वहां पर नहीं चलेगा। लेकिन
इस मीटिंग के बाद, इस डिसीजन के बाद अब यह चीज पॉसिबल है कि रुपए कार्ड आप रशिया में लेके जाएंगे, वहां पर किसी भी तरह की आप पेमेंट करनी है तो आप रुपए कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को अनेबल करके आप रुपए कार्ड से पेमेंट की जा सकेगी। सेम उसी तरह से मिर कार्ड जो है वो यहां पर अगर इंडिया में कोई लेकर आता है तो वो उसकी एक्सेप्टेबल भी रहेंगे, उससे पेमेंट भी की जा सकेगी। एक पार्ट तो ये हो गया कि आपका जो कार्ड है, एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसको आप इंडिया में, रशिया में रिस्पेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा पॉइंट जो दूसरे पैराग्राफ में रखा है वो है यूपीआई से संबंधित। यूपीआई जो कि आप पेमेंट करते हो, किसी भी व्यक्ति को यहां पर स्कैन करते हो या यूपीआई आईडी के थ्रू पैसा भेजते हो, तो यूसी यूपीआई की बात कर रहे हैं। तो यूपीआई जो इंडिया का यूपीआई, इंडिया के अकाउंट में जो यूपीआई, वो आप रशिया में जाकर चलाएंगे, स्कैन करेंगे, नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चलेगा। लेकिन अब जो टाई अप कर रहे हैं उसके माध्यम से रशिया में भी यहां पर यूपीआई जो है वो चल पाएगा। यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं रशिया में। और सेम वही बात है यहां पर कि इंडिया में अगर कोई रशियन आ रहा है और उसको अगर पेमेंट करनी है, वहां के यूपीआई के इक्विवेलेंट एक सॉफ्टवेयर है, दैट इज दी, नाम है उसका फास्टर पेमेंट सिस्टम। जैसे इंडिया का यूपीआई है वैसे वहां का फास्टर पेमेंट सिस्टम है। तो वो फास्टर पेमेंट सिस्टम के थ्रू अगर इंडिया में आकर उनको रशियंस को पेमेंट करनी है तो वो पेमेंट की जा सकेगी। ये आपकी पूरी पूरी न्यूज का मतलब आया है। आई होप कि अब ये न्यूज समझ में आ गई होगी कि न्यूज में क्या था। रुपए कार्ड रशिया में चल पाएंगे, रशिया के जो मिर कार्ड्स है वो इंडिया में चल पाएंगे, इंडिया का जो यूपीआई है वो रशिया में चल पाएगा, और रशिया का जो फास्टर पेमेंट सिस्टम है वो इंडिया में चल पाएगा। बस ये टाई अप आपका हाल ही में करने की बात की जा रही है। ये एक मीटिंग हुई है, उस पर यह फैसला लिया गया है। ठीक है, चलो इसमें न्यूज वही इंडिया ने किसके साथ किया है, रशिया ने किसके साथ किया है। मिर कार्ड्स पूछ सकते हैं, मिर कार्ड्स कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, यह क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन बनेगा। मिर कार्ड्स कौन सी कंट्री से बनते हैं और फास्टर पेमेंट सिस्टम कौन सी कंट्री का है, यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक, बाकी तो चलो है ही क्वेश्चन, रुपए वगैरह वगैरह, ये तो किसका किसका टाइप होगा वगैरह वगैरह, वो तो चलो इजी लेवल के क्वेश्चन हो गए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन अगर पूछूं सीधा, अगर आपसे आ जाए कि फास्टर पेमेंट सिस्टम जो है कौन सी कंट्री का सिस्टम है, आप कंफ्यूज हो जाएगा, आपको कि ये कहां पढ़ा था, पढ़ा आपने था लेकिन याद नहीं आ रहा होगा। तो मैं पहले ही बता देता हूं, ऐसी चीज जो आपको याद नहीं रहती एग्जाम में लेकिन वो क्वेश्चन बनाती है, मैं आपको क्लास में हाथों हाथ बता देता हूं। इस चीज को ध्यान से नोट किया कीजिए। नोट मतलब जरूरी है लिखा कीजिए, दिमाग में नोट किया कीजिए कि कहीं ऐसी चीज, छोटी सी चीज छूट ना जाए, क्योंकि ये बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो आपको डेली बेसिस में बताता हूं क्लास में, और उन पर थोड़ा गौर फरमाइए, क्योंकि इन्हीं ट्रिकी क्वेश्चन में से आपके 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। और ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं, एग्जाम्स आए हैं, उसमें मैंने चीज देखी है। जो ट्रिकी क्वेश्चंस आपको मैं बताता हूं क्लास में चलते हैं, आराम से उसमें 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, हूबहू आता है, हूबहू छपा आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं फास्टर पेमेंट सिस्टम कौन से बैंक का सिस्टम, कौन से देश का सिस्टम है, तो पूछ सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं मिर कार्ड्स, पूछ सकते हैं रशिया का है, पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, अगली न्यूज है, एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया प्रोग्राम फॉर कस्टमर्स इन दी सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया। सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में रहने वाले कस्टमर्स के लिए हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है क्या, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। एक प्रोग्राम लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के लिए, और यह प्रोग्राम का नाम है क्या है, विशेष। विशेष नाम है इसका। ठीक है, विशेष नाम है, एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस प्रोग्राम के तहत यहां पर आपका बैंक जो है एचडीएफसी बैंक जो है वो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में रहने वाले कस्टमर्स को यहां पर कुछ सर्विसेज जो है वो उपलब्ध कराएगा। स्पेसिफिक कुछ सर्विसेज उनके लिए उपलब्ध करवाई जाएंगी। सो सर्विसेज क्या दी जाएंगे, बैंकिंग सर्विसेज दी जाती है नॉर्मली, कुछ स्पेसिफिकली सर्विसेज की यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। तो खैर एग्जाम पॉइंट से आपको सिंपल यही याद रखना है कि जो विशेष है वो यहाँ पर कौन से बैंक का यहाँ पर आपका प्रोग्राम है, और ये जो बैंक जो है वो प्रोग्राम जो है वो है एचडीएफसी बैंक का। विशेष किससे संबंधित है, विशेष एचडीएफसी से संबंधित है। और इसमें यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स को भी यहाँ पर अचीव किया जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है ये आपके कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स होते हैं हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में, या फिर जिसके लिए यहाँ पर आपका आरबीआई ने उन सेक्टर्स को डिफाइन किया गया है कि इन सेक्टर्स को आपको प्राथमिकता देनी है आपका इन कंपैरिजन टू द अदर सेक्टर्स लोन्स देने के मामले में। ठीक है, और इनके टारगेट भी सेट किए गए हैं कि आपको इतने प्रतिशत इस सेक्टर को यहाँ पर आपको लोन देना ही देना है, जिसमें ओवरऑल परसेंटेज तो 40% है, लेकिन इंटरनल परसेंटेज लाइक द एग्रीकल्चर के लिए 18% है। इसी तरह से स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए अलग है,
वीकर सेक्शन के लिए अलग है, आपका एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, इस तरह से अलग अलग वहां पर उनके लिए एमएसएमईज हैं, उनके लिए अलग अलग टारगेट्स अलॉट किए गए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत। ओवरऑल 40% है और ये टारगेट्स अचीव करने जरूरी भी होते हैं सभी बैंक्स को। अगर अचीव नहीं होते हैं तो आपको यहाँ पर आपका जो कम अमाउंट है जो आपने अचीव नहीं किया 40% से कम, तो या तो आप यहाँ पर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए या फिर उसके बदले में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स को खरीदिए। तो ये चीज आपकी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की करनी बहुत जरूरी है और उसी के लिए यहाँ पर विशेष नाम का एक प्रोग्राम एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च भी किया गया है। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। और हाल ही में यहां पर एक एचडीएफसी से जुड़ी और प्रायोरिटी सेक्टर से जुड़ी, आपको याद होगा एक खबर भी आई थी जिसमें मैंने आपको यह कहा था कि एचडीएफसी बैंक का जो एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्जर हुआ है उस कारण यहां पर आपका एचडीएफसी बैंक को अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट को अचीव करने का 3 साल का रिलैक्सेशन भी दिया है। याद है आपको एक खबर, एक न्यूज आई थी ऐसी, तो वही यहां पर वो भी आपका कह सकते हो इससे रिलेटेड ही है। वो न्यूज आपकी रिलेटेड न्यूज रिसेंट न्यूज में आ जाएगी कि हाल ही में उनको 3 साल का रिलैक्सेशन भी दिया गया था अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को अचीव करने का। कुछ दिन पहले ही हमने ये खबर पढ़ी थी। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो अगस्त 94 में एस्टेब्लिश हुआ था। यहां पर आपका मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी एंड सीईओ शशिधर जगदीशन है। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इसकी टैगलाइन है। ये रीसेंट फैसिलिटीज है जो बैंक्स के द्वारा लॉन्च की गई हैं हाल फिलहाल में, जिसमें लेटेस्ट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुभारंभ डिपॉजिट किया गया था। केनरा बैंक एंड रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा डिजिटलाइज सबमिशन ऑफ फॉर्म 15G15H किया गया था। मैंने आपको 15G15H बिल्कुल बड़ा आराम से तसल्ली से समझाया था, याद होगा आपको। साउथ इंडियन बैंक के द्वारा एसआईबी सी फेयर, एसआईबी पल्स लॉन्च किया गया। आरबीएल बैंक के द्वारा डिजिटल एफडी स्कीम, एक्सिस बैंक के द्वारा माइक्रोपे बेस्ड ऑन पिन ऑन मोबाइल, एक्सिस बैंक के वीजा के द्वारा डिजिटल दुकान। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स डेली बेसिस पर आ रहे हैं और कितने आपको अब तक तो क्लास में बैठे बैठे आपको याद हो गए होंगे। कितना आपको इजी कर दिया है ना पढ़ने का, कितना इजी वे में है ये आपको कि आपको हाथों हाथ चीजें, हाथों हाथ नहीं होगा मतलब अब तो याद हो। कितनी बार हमने डिजिटल दुकान पढ़ लिया मेरे मुंह से, कितनी बार आपने सामने इसको पढ़ लिया, कितनी बार डेली पीडीएफ पढ़ लिया। अब आपको पहले से रिवीजन आपकी कितनी बेहतर तरीके से कर पा रहे हो आप, है ना। तो ये सब चीजों का फायदा उठाया करो यार। ये सब चीजें आप ही के लिए दी जा रही हैं, ये सब चीजों के लिए मेहनत आप ही के लिए की जा रही है और किसके लिए की जा रही है ना। इस चीजों का फायदा उठाया करो, अच्छे से पढ़ा करो, रिवीजन यहीं से होता है। ये कुछ चीजें आपके 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपके सामने पड़े हैं। अब इनको ही नहीं आप, और बार बार आते हैं डेली बेसिस पर। पिछले 1 महीने से मुझे याद है, शायद मैं इनको पढ़ा रहा हूं आपको, मतलब 1 महीने से तो डिजिटल दुकान, मुझे लगता है 15-20 दिन तो डिजिटल दुकान को पढ़ाते हुए हो गए मुझे। और अभी भी अगर ये क्वेश्चन गलत करके आओगे तो फिर यार कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती है। अगर अभी भी क्वेश्चन ऐसा कोई गलत हो जाएगा, डिजिटल दुकान किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे एग्जाम में, तो भाई फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर तो कुछ और ही दिक्कत है जो तुम्हें कुछ समझनी पड़ेगी खुद के लेवल पर, है ना। हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे यार, तुम क्यों छोड़ रहे हो। इंडियन एम्बेसी नेपाल, चलो बैंकिंग की न्यूज खबरें खत्म होगी, अब पढ़ते हैं आगे कुछ और खबरों के ऊपर चलते हैं। इंडियन एम्बेसी नेपाल में जो है उसने एमओयू साइन किया एसटीएमएचएफ के साथ। सो एम्बेसी ऑफ इंडिया काठमांडू नेपाल एंड द सुशीला ठाकुर मेमोरियल हेल्थ फाउंडेशन, ये पूरा फुल फॉर्म, ठीक है, इन्होंने यहां पर मिलकर काम किया है और इन्होंने एलपीजी स्टोव्स एंड सिलेंडर्स जो हैं वो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। किसमें, महोत्तरी डिस्ट्रिक्ट नेपाल में, महोत्तरी डिस्ट्रिक्ट नेपाल में यहां पर किए हैं। इंडिया की मदद से इंडिया ने यहां पर 50 मिलियन नेपाली रुपीज यहां पर ग्रांट दिया है। 50 मिलियन नेपाली रुपीज जो है, 50 मिलियन नेपाली रुपीज यहां पर इंडिया की तरफ से दिया गया है। और इंडिया यहां पर आपका इसके लिए एक एमओयू साइन किया है, इंडियन एम्बेसी इन नेपाल, मतलब इंडिया ने ही एक प्रकार लिए कैसे साइन किया, इंडिया ने यहां पर साइन किया एक एमओयू किसके साथ, दैट इज दी सुशीला ठाकुर मेमोरियल हेल्थ फाउंडेशन के साथ, वहां की ऑर्गेनाइजेशन, वहां से साथ टाई अप किया है। और ये मिलकर क्या करेंगे, मिलकर यहां पर आपका सिलेंडर्स और गैस स्टोव डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कहां पर, नेपाल में ही एक इलाका है महोत्तरी डिस्ट्रिक्ट नेपाल में, वहां पर ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसके लिए दोनों ने टाई अप किया और इंडिया ने इसके लिए 50 मिलियन नेपाली रुपीस भी असाइन किए हैं, दिए हैं। अगर मैं 2003 से बात करूं अब तक की, तो इंडिया ने तकरीबन 535 ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं नेपाल में यहां पर किए हैं, जिसमें 478 कंप्लीट हो चुके हैं। 535 ऐसे प्रोजेक्ट जो है इंडिया ने नेपाल की डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा वहां पर खर्च किया है, जिसमें 478 प्रोजेक्ट्स तो कंप्लीट भी हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं यहां पर
तो ये आपकी न्यूज आती हुई, इंडियन एम्बेसी इन नेपाल साइन एमओयू विद द एसटीएमएचएफ। ओके, एसटीएमएचएफ किसने किसके साथ किया ये पूछ सकते हैं। सुशीला ठाकुर मेमोरियल हेल्थ फाउंडेशन ने यहाँ पर इंडिया के साथ टाइप किया। गैस सिलेंडर स्टोव्स डिस्ट्रीब्यूट किया, क्या किया जाएगा, गैस सिलेंडर स्टोव डिस्ट्रीब्यूट किया, कहाँ किए जाएंगे, महोतारी डिस्ट्रिक्ट नेपाल में किए जाएंगे। और ये आपके जो है अमाउंट कितनी दी है, 50 लाख नेपाली रुपीस जो है वो वहां पर दिए हैं। और सिंस 2003 कितने टोटल प्रोजेक्ट जो है इंडिया ने नेपाल के लिए किए हैं, इंडिया ने यहां पर नेपाल के लिए टोटल 535 प्रोजेक्ट किए हैं, जिसमें 478 कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये पूरा पूरा पैराग्राफ ही यहां पर आपका क्वेश्चन बन रहा है, और ये भी यहां पर पूरा पूरा क्वेश्चन बन रहा है। तो ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ये टाई अप किसका तो है ये भी पूछ सकता है। तीनों क्वेश्चन तो आपके सामने ही है, टाई अप, अमाउंट एंड दी लोकेशन। ठीक है, क्या किया जाएगा वहां पर, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी आपके सामने आएगा। नेपाल काठमांडू नेपालीज रुपीस, पुष्पा कमल दहल वहां के पीएम है, जो अभी अभी ये दोनों नए नए बने थे, रामचंद्र पोदल एंड द पुष्पा कमल दहल, ये मैंने आपको दोनों अभी रिसेंट में ही पढ़ाए थे। ठीक है, ओके। अब इतनी मेहरबानी क्यों है भाई नेपाल के ऊपर कि 535 प्रोजेक्ट यहां पर और अभी 50 मिलियन नेपालीज रुपीस। तो अगर आप थोड़ा सा नक्शे की तरफ चलते हैं, अगर मैं बताऊं इंडिया के मैप की तरफ, या आपको थोड़ा सा इलाके की जानकारी हो, इंडिया के साथ सटा हुआ इलाका नेपाल है, बिल्कुल है ना। यूपी साइड में आपका बॉर्डर साइड लगती है, यूपी, बिहार, उत्तराखंड में। और अगर मैं थोड़ा सा उस तरफ नेपाल के पार चला जाऊं तो चाइना का इलाका आता है। ठीक है, तो चाइना और इंडिया, अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे जाऊं तो थोड़ा सा राइवलरली है ना, एक दूसरे को इतने ज्यादा खुश नहीं है एक दूसरे से हम दोनों देश, है ना। क्योंकि ऑब्वियस है, चाइना बहुत बार ऐसा क्लेम करता है हमारे इलाकों पर, चलो ABC XYZ जो भी रीजन है, हमें उस पर नहीं जाना। तो एक प्रकार से इंडिया जो है नेपाल की इसलिए इतनी मदद कर रहा है क्योंकि बहुत बड़ा एरिया जो है नेपाल जो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ यहाँ पर, और इन केस अगर कुछ ऐसी बात होती है तो नेपाल यहाँ पर इंडिया के साथ खड़ा हो जाएगा। जब यहाँ पर फाइट की बात आती है या किसी भी तरह के, हम नहीं चाहते कोई फाइट हो, लेकिन इस तरह के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो मेंटेन करने पड़ते हैं, अलायंस जो है वो बना के रखनी पड़ती है, तभी यहाँ पर आगे सफलता तो क्या बोल रहा है, मतलब एक ईजी रहता है आगे, अगर इनकेस ऐसी कोई गड़बड़ होती है तो, है ना। तो हम नेपाल के थ्रू यहाँ पर चाइना में, या चाइना अगर बाकी एरिया से आता है तो नेपाल के थ्रू जा सकते हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर इतनी मदद की जाती है। बाकी मदद करने के लिए चीजें कई और भी रीजन होते हैं मदद करने के लिए, लेकिन एक वन ऑफ द मेन रीजन ये भी है आपका माना जाता है। ठीक है, चलो अगली न्यूज है, AHDF KCC कैंपेन लॉन्च टू प्रोवाइड KCC टू ऑल एलिजिबल फार्मर्स एंगेज्ड इन द AHDF। AHDF क्या है, AHDF है यहां पर आपका, ये एक ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा, इन एसोसिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये एक AHDF एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज, ये पूरा पूरा उसका फुल फॉर्म है AHDF का, एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशिंग KCC अभियान। तो ये यहां पर AHDFC KCC अभियान जो है वो यहां पर शुरुआत की गई थी आपकी, और इसका जो टेन्योर है 1 मई 2023 से 31 मार्च 2024 तक रखा गया है। इसका बेसिक मकसद है, जो KCC है, जो किसान क्रेडिट कार्ड है, उसके तहत जो लोन दिया जाएगा वो अब एनिमल हस्बेंड्री यानी कि डेयरिंग और फार्मिंग के पर्पज से, और जो फिशरीज है उसके पर्पज से भी दिया जा सकेगा KCC लोन। KCC लोन क्या होता है, KCC होता है किसान क्रेडिट कार्ड। जब एक किसान को यहाँ पर पैसों की जरूरत होती है, लोन की जरूरत होती है, बैंक में जो लोन के लिए वो अप्लाई करता है, उस लोन को KCC लोन कहते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है वो यहाँ पर किसान को उसकी जो जमीन होती है उसके बेस पर यहाँ पर मिलता है, जमीन और उसके ऊपर कौन सी फसल उगा रहा है उसके बेस पर एक किसान को यहाँ पर एक KCC लिमिट बना के दी जाती है। इस KCC लिमिट का इस्तेमाल किसान यहाँ पर कर सकता है अपने बीज सीड्स को खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, या किसी लेबर को पेमेंट करने के लिए, किसी भी तरह का जो आपका किसान को जरूरत होती है अपने पैसों की, अपने डेली रूटीन के लिए, डेली हाउस होल्ड नीड्स के लिए, या फिर अपने क्रॉप को ग्रो करने के लिए, उन चीजों के लिए KCC की अमाउंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब भी यहां पर किसान की फसल बिक जाएगी तो जो पैसा आएगा उससे KCC अकाउंट में वो पैसा भी जमा कराकर अपने लिमिट को यहां पर कम कर सकता है, जीरो कर सकता है, और फिर से वो पैसा जब उसको चाहिए तब पैसा फिर से उठा सकता है। इस तरह के KCC यहां पर काम करता है और ये किसानों के लिए काफी मदद
करता है और काफी मददगार साबित हुआ है पिछले काफी सालों से। बहुत पुराने सालों की स्कीम है केसीसी की और किसानों की मदद की जा रही है। केसीसी के तहत एक और क्लोज यहां पर ऐसा है कि आपको यहां पर अगर आपने केसीसी लोन जो है वो 1.60 लाख तक का लेना है, 1.60 लाख तक का केसीसी लोन आपको बिना किसी सिक्योरिटी के दिया जाता है। यानी कि अगर आप किसान हैं और अगर आप 1.5 लाख लोन लेना चाहते हैं बैंक से जाकर, तो बैंक में जाकर आपको 1.5 लाख लोन मिल जाएगा अगर आप एलिजिबिलिटी बनती है आपकी तो, ठीक है। और अगर बन जाती है एलिजिबिलिटी तो आपकी, तो आपको बैंक को अपनी जो जमीन है वो गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। और ये अमाउंट कितनी है? 1.60 लाख। 1.60 लाख तक आपको कोई भी जमीन अपनी गिरवी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली चीज ये एक अच्छी चीज है इसमें किसानों के लिए। दूसरी चीज यहां पर यह है जो इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट का इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता, बहुत बड़ा यहां पर होता है कि बहुत कम ब्याज पे आपको केसीसी लोन मिल जाता है। अगर आप केसीसी लोन जो है वो बड़े अच्छे से सही तरीके से पैसा उसका ब्याज जब भी ड्यू है, जब भी आपका लगता है आपको ब्याज डिमांड की जाती है, आप उस ब्याज को टाइम टू टाइम चुका देते हो, सही तरीके से चुकाते हो, तो इसमें आपको इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलती है, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है। नॉर्मल आकर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर किसान को मान लीजिए 8% मिल रहा है, 7% मिल रहा है, तो उस पर सरकार के द्वारा इतनी छूट दे दी जाती है कि अगर आप सही ढंग से पे कर रहे हो तो एक केसीसी लोन जाकर एक कस्टमर को 4% तक मिलता है। ब्याज जो है 4% लगेगा एक किसान को, अगर वो सही तरीके से ढंग से सही टाइम टू टाइम अपना ब्याज जो है वो चुका रहा है, अपनी केसीसी लिमिट में यहां पर अपना फंड डाल रहा है, पूरा प्रॉपर उसको चला रहा है, तो किसान को जो केसीसी लोन है वो केवल 4% पे भी मिल जाता है। सरकार की तरफ से इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इसको बोलते हैं, जो कि हर एक साल यहां पर रिवाइज की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आई होप कि ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा समझ गए होंगे केसी से जुड़ा हुआ। अब आते हैं इस खबर पे। इस खबर में क्या कहा गया है? इस खबर में यह कहा गया है कि जो केसीसी है उसको यहां पर अब किसानों तक सीमित नहीं रखा जाएगा। अगर आपको कोई एनिमल हस्बेंड्री का काम है, अगर आपको कोई डेयरी है, अगर आपका कोई फिशरीज है, तो उसके लिए भी आपको केसीसी लोन दिया जा सकता है। यही यहां पर बात की गई है इस न्यूज में, और इसी के लिए यहां पर कैंपेन लॉन्च किया गया है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि नया है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो अभी शुरू की गई है, ये बहुत पुरानी है। ये आप कंफ्यूज मत होना, अच्छा सर पहले नहीं दिया जाता था कि इनको एएसडीएफ वालों को? नहीं, पहले भी दिया जाता है, एलिजिबल है वो, लेकिन एक कैंपेन लॉन्च किया गया। दिस इज अ कैंपेन जो लॉन्च किया गया है कि भाई एएसडीएफ वालों को थोड़ा ज्यादा और प्रमोट किया जाए, उन तक पहुंचा जाए, टारगेट्स दिए गए बैंक्स को और उनको पूरा किया जाए। तो ये चीज यहां पर की गई है आपकी। एंड एएचडीएफ केसीसी कैंपेन 2023-24 का लॉन्च किया गया पुरुषोत्तम रूपाला, यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा यहां पर आपका। और ये किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराएंगे जितने भी एलिजिबल फार्मर्स हैं जो इस फील्ड में यहां पर आपके इन्वॉल्व है। ओके, तो ये आपका ये कैंपेन का टाइम पीरियड यहां पर दे रखा है और ये दिया जाएगा, राइट। और किसान क्रेडिट कार्ड अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो ये कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, कोई फिजिकल कार्ड नहीं होता जो किसान को दिया जाता है, ये नाम है जस्ट एक किसान क्रेडिट कार्ड। ऐसा नहीं कोई फिजिकल कार्ड दे देंगे जिसको इस्तेमाल किया जाए किसान के द्वारा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल रहता है, जैसे नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है वैसे ही होता है, ठीक है। ओके, चलो, सो ये पूरी पूरी न्यूज आपकी आ गई। एएसडीएफ केसीसी कैंपेन लॉन्च टू प्रोवाइड केसीसी टू ऑल एलिजिबल फार्मर्स। उम्मीद करता हूं चीज समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी आपके दिमाग में। मैंने एक एक चीज अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। चलो एक बार अगली न्यूज पढ़ो, मैं इतनी देर पानी पी लूं।
ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट शांतनु ठाकुर, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने फ्लैग ऑफ किया एमवी आईटीटी लियोन फ्रॉम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता से। ये पहला शिपमेंट है टू ऑपरेशनलाइज द सितवे पोर्ट इन द रखीने स्टेट ऑफ म्यांमार। ओके, सो ये यहां पर आपका किया जा रहा है, पहला शिपमेंट यहां से भेजा गया है। शांतनु ठाकुर जी ने इसको यहां पर आपका फ्लैग ऑफ किया। एमवी आईटीटी लियोन नाम की एक शिप को यहां पर आपका किया गया है, और ये वेजल को, एंड ये कहां से किया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता से इसको किया गया है। इट शुड बी नोटेड दैट दिस पोर्ट इन म्यांमार हैज बीन बिल्ट। ये जो जिस पोर्ट की हम बात कर रहे हैं, सितवे पोर्ट म्यांमार में, वहां पर ये भेजा गया है ये आपका शिपमेंट, और ये यहां पर बिल्ड किया गया अंडर ग्रांट असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से किया गया है एज अ पार्ट ऑफ कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। एज अ पार्ट ऑफ कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट तहत इसको किया गया है म्यांमार में स्पोर्ट को, और इसमें फिलहाल 20,000 बैग्स कंटेनिंग 1000 टन ऑफ सीमेंट जो है वो सितवे पोर्ट पर पहुंचा। सीमेंट लेकर ये गया, वहां पर बिल्ड किया जाएगा। स्पोर्ट जो है वहां पर इंडिया की मदद से बनाया जा रहा है, इसलिए सीमेंट यहां से वहां जा रहा है। बस इसमें इतना है समझने वाला कि एक पोर्ट बनाया जा रहा है। कहां बनाया जा रहा है? सितवे पोर्ट म्यांमार में बनाया जा रहा है, और उस पोर्ट को बनाने में यहां पर मदद कौन कर रहा है? हमारा प्यारा भारत उसकी मदद कर रहा है। और ये जो मदद की जा रही है वो किसके तहत की जा रही है? कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत यहां पर की जा रही है ये मदद, और ये जो मदद की जा रही है इसके तहत यहां पर एक पोर्ट सीमेंट बैग्स यहां पर भेजे गए हैं इस पोर्ट पे। एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन पूछेंगे, इंडिया यहां पर हाल ही में कौन से पड़ोसी मुल्क में एक पोर्ट बनाने की तैयारी कर रहा है, पोर्ट बना रहा है, उनकी मदद कर रहा है? तो म्यांमार का सितवे पोर्ट सही उत्तर रहेगा उसका। ठीक है, ओके। और कौन से प्रोजेक्ट के तहत बना रहा है? कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत उसको बनाया जा रहा है। यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय जी ने इनॉग्रेट किया दोवकी लैंड पोर्ट इन मेघालय। ओके, सो यहां पर आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद रॉय ने इनॉग्रेट किया दोवकी लैंड पोर्ट इन वेस्ट जांटिया हिल्स मेघालय में। ओके, सो ये किया गया यहां पर आपका मेघालय में इस चीज को, टू प्रमोट द ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में यहां पर आपका एक ट्रेड कॉमर्स रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए, एक दूसरे देश के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक इनॉग्रेट किया गया दावकी लैंड पोर्ट का वेस्ट जांटिया हिल्स मेघालय में यहां पर किया गया है। ये जो पोर्ट है ये यहां पर 55 किलोमीटर दूर है, जुवाई नाम की जो एरिया है यहां पर, वहां से, और 84 किलोमीटर दूर है आपका मेघालय कैपिटल शिलोंग से। खैर ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, जस्ट आपको यही याद रखना है कि हाल ही में दावकी लैंड पोर्ट जो है वो कौन सी लोकेशन पर स्थित है? वो लोकेशन है आपका, कौन सी लोकेशन है? मेघालय में। और ये बेसिकली है क्या पर्पस? ये है आपका एक पोर्ट जहां पर एक दूसरे देश के साथ, मतलब बांग्लादेश और इंडिया के बीच में यहां पर ट्रेडिंग पॉसिबल है। वहां से सामान इधर, यहां से सामान उधर जाएगा, और ये चीज यहां पर यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय जी ने इसको इनॉग्रेट किया। लैंड पोर्ट है, मतलब लैंड के रास्ते, व्हीकल्स के थ्रू यहां पर सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है व्हीकल के थ्रू। इस पर्टिकुलर चेक पॉइंट है एक प्रकार से, इस चेक पॉइंट से होकर गाड़ियां गुजरेंगी, और यहां पर सामान जो है, ट्रेडिंग जो है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहां पर पॉसिबल हो पाएगा इंडिया बांग्लादेश के बीच में। एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन यहां पर लोकेशन कहां पर है? मेघालय में है जगह, यहां पर आपकी ये पूछी जा सकती है। और कौन से देश के बीच में है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट ऑन ऑप्टिमल जनरेशन कैपेसिटी मिक्स फॉर 2030 वर्जन 2.0। रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट ऑन ऑप्टिमल जनरेशन कैपेसिटी मिक्स फॉर 2030 वर्जन 2.0। किसने पब्लिश की है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत इसको यहां पर पब्लिश किया गया। सो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत इसको यहां पर पब्लिश किया गया है। इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें की गई है, इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें की गई है? ओके, इस रिपोर्ट में यहां पर आपका सबसे पहला प्रोजेक्शन दिया गया है
that India is projected to have 41 gigawatt of energy storage capacity along with 777 gigawatt of total installed power capacity by 2019 2930 2029-30 तक यहां पर इंडिया जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है आपका एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी 41 गीगावाट की यहां पर एनर्जी जो है, जो बिजली है उसको स्टोरेज कैपेसिटी उसकी बढ़ाई जाएगी और साथ ही साथ टोटल जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है इंडिया में 777 गीगावाट, यानी कि इंडिया में इतनी कैपेसिटी हो जाएगी 777 गीगावाट हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, जिसमें से हम स्टोरेज एट ए सिंगल टाइम हम स्टोरेज जो है वो यहां पर रख पाएंगे, 41 गीगावाट की स्टोरेज रख पाएंगे और 777 हम यहां पर इतनी कैपेसिटी हो जाएगी कि 777 हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक टारगेट है 2029-30 तक का। इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है, इंडिया ने ऐसा प्रोजेक्शन दिया है। और भी है, रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट यह कहती है दैट इज द टोटल फॉसिल फ्यूल एंड नॉन फॉसिल फ्यूल की जो कैपेसिटी है वो यहां पर 276 गीगावाट और 500 गीगावाट यहां पर कैपेसिटी हो जाएगी फॉसिल फ्यूल और नॉन फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी। इंडिया को यहां पर 441.65 गीगावाट 208.25 गीगावाट आवर्स की यहां पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यहां पर चाहिए, जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसके अनुसार उसको 41.65 गीगावाट की यहां पर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की रिक्वायरमेंट है उसकी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा करने के लिए। तकरीबन इतनी इसको रिक्वायरमेंट है आपकी 41.65 गीगावाट 208.25 गीगावाट पर आवर, है ना, उसकी रिक्वायरमेंट है। यहां पर अलग अलग पैरामीटर के अकॉर्डिंग इन्होंने बता रखा है उस चीज को। एंड इसके अलावा रिपोर्ट ने एक और प्रोजेक्शन दिया, दैट इज द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल जो है वो 25% से बढ़कर 44% हो जाएगा 2030 तक, और नॉन फॉसिल फ्यूल से जो यहां पर इंक्रीज होगा वो 41% से यहां पर आपका बढ़कर 64% यहां पर हो जाएगा। एंड द टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी वुड राइज टू 777 गीगावाट, जो हमने अभी पिछले पेज पर पढ़ा, 777 गीगावाट 2030 तक यहां पर हो जाएगा। अब ये पिछले पेज पर जो एक खबर थी, देखो करेक्ट करते हैं, 41 गीगावाट यहां पर दे रखा था, 41 गीगावाट ऑफ एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी ये इतनी आ जाएगी। यहां पर वही चीज लिखी है कि इंडिया को 41.65 गीगावाट की रिक्वायरमेंट है और ये भी वही प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम 41 गीगावाट हम एनर्जी कैपेसिटी अचीव कर लेंगे। ठीक है, दूसरी इन्होंने कहा है कि 2029-30 तक हम 777 गीगावाट की टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी हम कर लेंगे। वही 777 शब्द यहां पर लिखा हुआ है, तो टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी 777 गीगावाट 2030 तक हो जाएगी। और ये 2030 तक जो हो जाएगी, ये फॉसिल और नॉन फॉसिल फ्यूल दोनों से जो प्रोडक्शन होगी वो होगी। और अगर मैं फॉसिल फ्यूल की बात करूं तो फॉसिल फ्यूल में ये कह रहे हैं कि हम यहां पर आपका 44% से हम ग्रोथ करेंगे, यहां पर हम आपके इंक्रीज होगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 44% से, और ये जो है नॉन फॉसिल फ्यूल की ये यहां पर 64% से इंक्रीज होगी। ये वाली न्यूज इस पेज से कनेक्ट हुई। अब ये वाले पैराग्राफ में ये वाला 41.65 उसकी रिक्वायरमेंट थी और यहीं पर ये कह रहे हैं 41 गीगावाट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये भी कनेक्ट हो गया आपका। और उसके अलावा जो अगर मैं बात करूं यहां पर आपकी, ये देखो 500 गीगावाट और 276 कितना हो गया, 776 हो गया, और वही 777 वो मतलब अप्रोक्सीमेट आप कह लो, है ना। तो अब मेरी एक पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यहां पर टोटल यहां पर ज्यादा फिगर्स नहीं है, लग रही है ज्यादा फिगर्स है लेकिन ज्यादा फिगर्स नहीं है। एक फिगर है 777 की, ठीक है, जिसकी बाइफर्केशन इन्होंने कर रखी है कितनी, 276 या 277 वो अप्रोक्सीमेट लगा लो, और 500 में, ठीक है। एक बाइफर्केशन ये है, ये तो होगी, इन्होंने कहा है टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इतनी हो जाएगी, और इसमें इन्होंने इंक्रीज बोला है। यहां पर अगर 276 वाला किसका है, 276 है आपका फॉसिल वाला है, और इधर फॉसिल वाला कितना है आपका फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स, अच्छा इन्होंने नॉन फॉसिल का दिया, फॉसिल का दिया ही नहीं, चलो छोड़ो, फिर छोड़ो उस पॉइंट को। 276 और 500 का यहां पर इन्होंने बाइफर्केशन दे दिया,
और इन्होंने टारगेट क्या रखा है, 41 गीगावाट का ये टारगेट रखा है, एक 41 गीगावाट का यहां पर ये टारगेट है, और वही 41 गीगावाट का यहां पर इन्होंने उसकी रिक्वायरमेंट भी बताई है। ठीक है, तो ये 777 की बाइफरकेशन ये हो गई, और एक 41 गीगावाट का फिगर है यहां पर, और एक 25% और एक 44% का यहां पर इंक्रीज इन्होंने बताया, ये ग्रोथ बताई है यहां पर आपकी 64% की। ये ग्रोथ याद करनी है, कर लेना, ये छोड़ देना, ग्रोथ मुझे नहीं लगता पूछेंगे, ये फोकस कर लेना बस इन फिगर्स पे। ये 2-3 फिगर्स ही हैं, ज्यादा नहीं है, न्यूज बड़ी लग रही है लेकिन फिगर्स ज्यादा है नहीं। ठीक है, ये 208.25 गीगावाट ये आवर्स में है, छोड़ दो, इतना घुसना मत, ये वाला पॉइंट याद रख लेना बस। ठीक है, तो यहां पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और बाकी की पॉइंट्स तो हैं ही। ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को याद रख लेना। ठीक है, ओके, चल अगली न्यूज पे चलते हैं। 3 imprisoned Iranian women journalists received 2023 यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। ओके, सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है 2023 यूनेस्को का यहां पर आपको दिया गया है। किसको दिया गया है, यह प्राइज दिया गया 3 पर्सनालिटीज को, नीलोफर हमीदी, एहला मोहम्मदी एंड दी नरगिस मोहम्मदी। इन तीनों को यहां पर यह प्राइज दिया गया, जर्नलिस्ट हैं आपकी, ये यूनेस्को के द्वारा इन तीनों को यहां पर प्राइज दिया गया है। ये है आपकी ईरानियन वीमेन जर्नलिस्ट इन प्रिजन, मतलब प्रिजन में है, आपकी जेल में है, और इनको यूनेस्को गुलरेमो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से नवाजा गया। ओके, तो इनको इस प्राइज से नवाजा गया है। ये न्यूयॉर्क में सेरेमनी आपकी यूएसए में हुई इन प्रेजेंस ऑफ दी एड्रे अजले, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं यूनेस्को के। तो यहां पर डायरेक्टर जनरल यूनेस्को की प्रेजेंस में न्यूयॉर्क में एक अवार्ड सेरेमनी हुई, जिसमें यहां पर नीलोफर हमीदी, इलाही मोहम्मदी एंड नरगिस मोहम्मदी को यहां पर सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से, यूनेस्को गुलरेमो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। अब ध्यान रखना, एग्जाम में अगर पूछ रहे गुलरेमो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, तो कंफ्यूज मत हो जाना, वही यूनेस्को वाला ही है। यूनेस्को कह लो या गुलरेमो कह लो, दोनों का मतलब अलग अलग है, लेकिन प्राइज वही है, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है यहां पर आपका। और इन तीनों पर्सनालिटीज के नाम याद रख लेना। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। राइट, ओके, चलो अगली न्यूज पे चलते हैं। पीएम प्रसाद टू बी नेक्स्ट कोल इंडिया चीफ। सो पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड ने रिकमेंड किया है सेंट्रल कोलफील्ड सीएमडी पोलावरप्पू मल्लिकार्जुना प्रसाद जी को यहां पर आपका सीएमडी कोल इंडिया लिमिटेड का। ओके, कोल इंडिया लिमिटेड का यहां पर आपका सीएमडी घोषित किया है। किसको किया है, पीएम प्रसाद जी को। पीएम प्रसाद जी को कोल इंडिया का सीएमडी बनाया गया है। अगर मैं रीसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करूं तो सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड राजेश कुमार सिंह है। नेस्कॉम के चेयरपर्सन हाल ही में अनंत महेश्वरी अपॉइंट किए गए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइकिलिंग फेडरेशन पंकज सिंह अपॉइंट किए गए। सीएमडी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ए माधव राव। सीईओ ऑफ द वोडाफोन मार्गरिटा डेला वेला। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ केरला यहां पर जस्टिस सरसा वेंकट नारायण भाटी बने। और हाल ही में सीईओ ऑस्ट्रेलिया फ्लैगशिप कैरियर क्वांटस की वेनेसा हडसन को बनाया गया है। और एक और नाम इसमें जुड़ चुका है, आपके हैं कोल इंडिया के चीफ पीएम प्रसाद जी। पीएम प्रसाद जी यहां पर आपके आ चुके हैं। ठीक है, लुका ब्रेसल ने जीता वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। सो यहां पर बेल्जियम के लुका ब्रेसल बने हैं पहले प्लेयर कॉन्टिनेंटल यूरोप से जिन्होंने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप को यहां पर जीत लिया। सो बेल्जियम के हैं लुका ब्रेकल, जिन्होंने इस प्राइज को जीता। इन्होंने 4 बार के चैंपियन मार्क सल्बे को हराया। और एक वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जो कि सबसे लंबा चलने वाला यहां पर आपका प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है स्नूकर का, पहली बार 1927 में यहां पर यह आयोजित किया गया था। ओके, सो यहां पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, किसने जीता है हाल ही में, लुका ब्रेजल। लुका ब्रेजल की कंट्री याद रख लेना। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं नाम नहीं पूछता, मैं ये पूछता कि हाल ही में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप लुका ब्रेजल ने जीता, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो कंट्री है आपकी बेल्जियम। कंट्री कौन सी है, बेल्जियम है। और इन्होंने मार्क सल्बे को हराया यहां पर आपका। और ये 1927 में पहली बार ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। ये है स्नूकर का इवेंट। स्नूकर एक स्पोर्ट्स खेल है आपका, वो टेबल होती है ना, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूं। टेबल होती है जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी बॉल्स होती हैं ना, और हर एक बॉल को हम एक स्टिक से हिट करते हैं, होल्स में पहुंचाते हैं, है ना, उसको ही कहते हैं स्नूकर। सिंपल सरल भाषा में स्नूकर उसको कहते हैं। वैसे तो डिफरेंस भी होता है, स्नूकर है, इसको बिलियर्ड्स, अलग अलग नामों से हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग गेम के, जिस तरह से गेम को खेला जाता है उसके हिसाब से उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, मतलब बेसिक
आपने ये चीज देखी होगी, मूवीज में देखी होगी ना, वही चीज है। डॉक्टर चिंतन वैष्णव एंड दुर्गा जसराज ने लॉन्च किया उपज, फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन इन आर्ट्स। डॉक्टर चिंतन वैष्णव चेयरपर्सन है स्टार्टअप 20 G20 के, साथ में दुर्गा जसराज जी फाउंडर है पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन के। इन्होंने लॉन्च किया है उपज। उपज क्या है? अ फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन इन आर्ट्स। ड्यूरिंग द इवेंट, नीति आयोग न्यू दिल्ली में इवेंट हुआ था। तो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास है नहीं। उपज, अ फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन इन आर्ट्स, यहां पर कहां पर लॉन्च किया गया? नीति आयोग न्यू दिल्ली में किया गया आपका लॉन्च। एंड किसके द्वारा? डॉक्टर चिंतन वैष्णव, चेयरपर्सन ऑफ स्टार्टअप। ये अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है भाई साहब कि चेयरपर्सन ऑफ स्टार्टअप 20 G20 के कौन है? डॉक्टर चिंतन वैष्णव है। अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टैटिक फैक्ट के रूप में, ठीक है। और पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन के साथ मिलकर किया है उपज नाम का फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन इन आर्ट्स का उद्घाटन। वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे 5 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे यहां पर आपका 5 मई को ऑब्जर्व किया जाता है टू सेलिब्रेट द आर्ट ऑफ कार्टूनिंग एंड द क्रिएटिव माइंड्स बिहाइंड इट। यार मेरे से ज्यादा टेंशन तो आपको अगली क्लास की हुई है। अगर आप लोगों की क्लास है ना अगली, अभी इंग्लिश की क्लास, अभी लोग ना यार, तो कंसंट्रेशन तुम्हारा इसलिए बिगड़ता है। अगली क्लास है हो जाएगी अगली क्लास में। मैंने खुद अगली क्लास लेनी है, मेरी खुद 8:35 में अगली क्लास है। मेरे खुद बच्चे वहां पर वेट कर रहे होंगे JIB DVF का। मुझे भी पता है, मुझे भी जाना है। शांति से कर लो, जो कर रहे हो उसको तो ढंग से कर लो। ये इधर उधर भेड़ चाल में मत भागा करो, वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ये 5 न्यूज छोड़ दोगे, उसको कर लोगे, क्या फायदा? जो चीज कर रहे हो उसको अच्छे से करो, वो चीज भी हो जाएगी। वो चीज जब स्टार्ट होगी तो उसके नीचे स्क्रॉल का ऑप्शन नहीं होता, आप स्क्रॉल करके दोबारा से स्टार्ट कर लो, उसमें क्या। एक चीज जो स्टार्ट की उसको तो कंप्लीट कर लो पहले, उसको बीच में छोड़ के दूसरी चीज को स्टार्ट करने का क्या फायदा है ना। फिर कहते हो सर चीजें याद नहीं होती। याद कैसे होगी? तुम्हारे कंसंट्रेशन ही नहीं है। कंसंट्रेशन कहीं 1 घंटा पहले कहीं था, 1 घंटे बाद मेरी ये क्लास है, उसी में कंसंट्रेशन है। मेरी खुद की क्लास है 8:35 मुझे फिर से पढ़ाना है ना। तुम्हें तो पढ़ना है, मैं तो सुबह 6 बजे से बोल रहा हूं कंटिन्यू। अफ्रीकन वर्ल्ड हेरिटेज डे 5 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, 5 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे आपका अक्रॉस दी वर्ल्ड। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम है इस बार की टुगेदर वी कैन एक्सेलरेट एक्शन टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट इन हेल्थ केयर, बिल्ड अ कल्चर ऑफ सेफ्टी एंड क्वालिटी इन विच हैंड हाइजीन इंप्रूवमेंट इज गिवन हाई प्रायोरिटी। ये काफी लंबी जोड़ी थीम है इसकी, है ना। ओके चलो, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ 5 मई 2023। मिडवाइफ्स उनको कहते हैं जो आयाज होती है ना आपकी, है ना, उनको कहते हैं। और थीम है इस बार की टुगेदर अगेन फ्रॉम एविडेंस टू रियलिटी। ओके, रीसेंट डेज एंड थीम। पिछले साल एग्जाम में एक और डे आया था जो कि था 8 मई का, रेड क्रॉस डे। पिछले साल एग्जाम में आया था, क्योंकि अभी कोई भी मेरे से पूछता है सर आपका बर्थडे कब होता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ रेड क्रॉस डे को होता है, हमेशा ये कहता है। तो स्टूडेंट्स को भी पूछते हैं तो मैंने भी यही बोला। और पिछले साल एक क्वेश्चन ही आ गया रेड क्रॉस डे कौन से दिन होता है। तो एटलीस्ट एज फार एज कि मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो उस क्वेश्चन को गलत करके आए ही नहीं होंगे 100%, ये तो मुझे श्योरिटी है। वो तो उनका कंफर्म हो ही गया था। पिछले साल 8 मई का आज के दिन का जो रेड क्रॉस डे है उसका दिन आ चुका है ऑलरेडी, वो डे पूछा जा चुका है लास्ट ईयर, ठीक है। तो इस बार तो आई नो कि वो नहीं आएगा, है ना। एनीवेज आज का सेशन यहीं तक एंड करते हैं। और 20% ऑफ अनअकैडमी पे आ चुका है, चाहे आप बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लें या फिर JIB DBF का सब्सक्रिप्शन लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, कोड इस्तेमाल करना मत भूलना, नीति आपका अपना कोड है ना। चाहे जैसे मर्जी आप नीति आयोग से याद रख लो, या एग्जाम की नीति से याद रख लो, या स्टडी नीति से याद रख लो, या बैंकर्स नीति से याद रख लो। और भी बहुत सारे नीति नाम से कुछ ना कुछ चीजें प्रेजेंट होने वाली हैं बहुत जल्द, तो उनसे याद रख लो। तो ये है आपका नीति कोड, 20% डिस्काउंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे आप बैंक एग्जाम की सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हो पूरी, जिसमें सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, चाहे आप एक्सक्लूसिव मेरी यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, अगर कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस करना चाहते हो तो इस पर भी 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर मेरी JIB DBF की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो उसका भी, इन सब पे 20% डिस्काउंट है। और नीचे सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, जाकर परचेज करना चाहो कर लो और आओ क्लासेस में, मोस्ट वेलकम। DBF की क्लास अभी मेरी 8:35 पे शुरू होती है, डेली बेसिस पर लेता हूँ वहाँ पर क्लास। और बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास मेरी सुबह 6 बजे होती है, वो मैं सुबह 1.5 घंटा लेता हूँ। और अभी ये करंट अफेयर्स की क्लास तो आपके लिए अवेलेबल है ही, ठीक है। बाकी फर्दर जानकारी के लिए आप यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जो भी नया बच्चा है @KKARTPAL सर्च करके, ताकि आपको मेरी क्लासेस की PDFs एंड अपडेट्स
मिल जाए। जनरल अवेयरनेस विद कपिल काटपल करके सेक्शन एक चैनल आएगा, उसी चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का विशेष के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके विशेष सुनकर यार, एक अलग ही फील आता है ना। और आप सबके लिए एक मैंने छोटा सा मैसेज मैंने टेलीग्राम पर कल रात को ड्रॉप किया था, उस मैसेज को जरूर पढ़ लेना। वो एक अलग सी फीलिंग्स थी जो मुझे उस वक्त आ रही थी, रात को जाग रहा था तो मुझे कुछ लिखने का मन किया आप सबके लिए, तो मैंने कुछ एक पॉइंट्स कुछ लिखे हैं। अगर आपने अभी तक वो मेरा मैसेज नहीं पढ़ा है तो जाकर ज़रूर उस मैसेज को पढ़ लीजिएगा। पसंद आए तो मैसेज को ज़रूर एक वहाँ पर एक लाइक का ऑप्शन आता है तो वो दे दीजिएगा। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। JAB वाले बच्चे आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं अनअकैडमी प्लस पे। और बाकी फिर रात को भी 10 बजे हम मुलाकात करेंगे। और बीच में आई होप कि आज एक RBI ग्रेड बी का कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आज लॉन्च हो रहा है, वो आपको उसके बारे में बता दूंगा, जानकारी दे दूंगा। उसके बारे में एक सेशन मैं लेकर आऊँगा, आज ही दोपहर को होगा, शाम को होगा, मैं उसके बारे में बता दूंगा। और चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। एंड आज शायद एक और चीज़ आपके लिए कुछ मैं लाऊंगा। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ मैं चीज़ लॉन्च करने वाला हूँ, लॉन्च होने वाला है कुछ, लेकिन वो कुछ दिन लगेंगे उसमें। और फिर फिलहाल आज कुछ स्पेसिफिक सरप्राइज नहीं है, मैं ऐसे बता दूं कि सरप्राइज लेकर आ रहा हूँ, नहीं, कुछ वैसे अलग सी कोई एक वीडियो आएगी, वो देख लेना बस। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। एंड सेशन पसंद आए लाइक जरूर कर देना और बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कैसा लगा सेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।